वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है ज्योग्राफी में लिस्टिंग है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो आपको प्रोवाइड करता है अपने हर एक कोर्स में। ठीक है, वो मटेरियल में से कुछ चुनिंदा मटेरियल को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप यहाँ पर अच्छे से उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और अपने आगे के जो प्रयास हैं उसमें आप सफल हो पाएँ। देखिए, यहाँ पर ये सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए, किसी के लिए भी आप प्रयासरत हो या फिर किसी वनडे एग्जाम के लिए, सबसे पहले तो उसमें एनरोल करा लिया करो। ठीक है, ये तो बात ठीक है कि भाई इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, कुछ फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी इन पीडीएफ्स के लिए, बट इतना ज़रूर याद रखो कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। और एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी फेल नहीं होता है, वो आपको दुगना तिगुना मतलब इतना देगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, जब एक बार आप सफल हो जाएंगे, उसके बाद आरओ बन गए या फिर आप एसडीएम की पोस्ट पर आप चयनित करे गए या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में आपका चयन हो गया, पहली ही सैलरी जो यहाँ पर आप पेमेंट करोगे जो फीस का, उससे कम से कम 10 गुना के आसपास रहेगी, कम से कम। ठीक है, अगर एसडीएम की बात कर लें, आरओ की बात कर लें, तो यहाँ पर मेरा कहना आप लोगों से क्या है कि आप लोग कभी इस बारे में मत सोचिए कि यार हम मतलब कैसे इसमें वो करें और पेमेंट करना पड़ रहा है फीस का। अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तभी करिए। नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वीडियोस हमेशा फ्री हैं, हमेशा फ्री रहेंगे। ज्ञान सर ने हमेशा इस चीज़ को बोला है, तो वीडियोस तो फ्री हैं, उसको आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं, ये लिस्टिंग वाली सीरीज़ कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और कोर्स अगर आप कर सकते हैं तो तुरंत उसको ज्वाइन करिए। ये जो अभी तक हमने कवर अप करा हुआ है इंडिया के स्टेट्स, किस तरीके से हम उसको अरेंज करें उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, ये जो पर्वतीय दर्रे थे, माउंटेन पासेस थे, इसको भी कवर अप किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। अब गंगा जो ये 5 संगम बनते हैं, ठीक है, ऊपरी क्षेत्र में, उसके बारे में भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियां और जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनके बारे में। सो आइए एक एक करके यहाँ पर इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, प्रायद्वीपीय रिवर की, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम इंडिया का मैप देखें तो नीचे इस तरीके से हमारे इंडिया की शेप है। यहाँ पर जो भी रिवर्स हैं इनकी बात हम करेंगे सबसे पहले, और एक एक करके सारी बात यहाँ पर समझते चलिएगा। पहली चीज़ जो यहाँ पर पहला पॉइंट है वो क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अधिक पुरानी हैं और इनमें से कुछ कैम्ब्रियन पूर्व काल से भी पहले की हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब मतलब एक टाइम ऐसा था जब सारे ये कॉन्टिनेंट आपस में मिले हुए थे, उसके बाद सारे कॉन्टिनेंट टूटे, धीरे धीरे करके सब बनना शुरू हुआ। अभी जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और ये जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है ये काफ़ी पुराना है, मतलब ओरिजिनल ये गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे पुराना है तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो भी बहुत पुरानी होंगी। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है पहला, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रहेगा। अगर हम बात करें अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियों की या फिर जो पेनिनसुलर रिवर्स नहीं हैं, तो ये जो रिवर्स हैं ये युवा नूतन नदियां हैं, मतलब ये काफ़ी नई हैं और केवल कुछ पूर्ववर्ती नदियां हैं जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि। इनको छोड़ दें तो बाकी सारी रिवर्स ऐसी हैं, नई हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कि अधिकांश नदियां अनुवर्ती और पुनर्यौवन नदियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अतिरिक्त पेनिनसुलर रिवर हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनमें कई नदियां हैं जैसे कि सिंधु, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, ये प्रत्यानुवर्ती नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गोदावरी नदी को छोड़कर इनके जो बेसिन क्षेत्र हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब इतना आपको याद रखना है कि गोदावरी को छोड़ेंगे तो इनका जो बेसिन क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। जबकि इनके बेसिन क्षेत्र जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनके बेसिन क्षेत्र कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन नदियों का जलमार्ग कैसा होता है, चौड़ा होता है। जबकि हम इधर बात करें तो इन नदियों का जो नदी तल है वो ऊपरी धारा में महाखंडों और क्षिप्तिकाओं का निर्माण करता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऊर्ध्वाधर अपर्दन नगण्य है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक अपर्दन महत्वपूर्ण है। जब भी यहाँ पर आप देखें किसी भी रिवर को देखेंगे नॉर्थ की जो हिमालय से निकल रही है ऐसे समझिए, तो वो रिवर क्या करेगी, वो काटती हुई चलेगी अपनी साइड्स को। जैसे यहाँ पर ये बह रही है, इधर ये पूरा पर्वत है, तो ये धीरे 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 से कट करती हुई चलेगी और नीचे भी कट करती हुई चलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, यही पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर है, ये नदियाँ धीमी गति से बहती हैं। अब धीमी गति से क्यों बहती है, क्योंकि ये जो फ्लो करती हैं वो एक मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नहीं करती हैं और मतलब लगभग इजी करती रहती हैं। मतलब ये कहिए कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हिमालय के कंपैरेटिवली तो कोई मतलब नहीं है। हिमालय से जो नदियाँ उतर रही हैं वो ग्लेशियर का पानी आ रहा है, काफ़ी ऊंचाई से आ रही है, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी और इनकी स्पीड उसके कंपैरिजन में तो कम होगी। ये नदियाँ दोनों तीव्र और मंद गति से बहने वाली हैं। अब जो तीव्र गति वाली हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। मंद बहने वाली क्या है, जो बाद में जैसे ऊपर से ग्लेशियर से पानी आया और नीचे कहीं आकर किसी झील वगैरह में रुक गया और वहाँ से धीरे धीरे करके एक रिवर बह रही है, तो वो मंद गति से बहेगी इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बस आपको इतना याद रखना है कि ये दोनों तरीके से तीव्र और मंद गति से बहती है। इसके बाद इन नदियों की जो वहन क्षमता है वो निम्न है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पेनिनसुलर रिवर है, और ये नदियाँ अधिक मात्रा में अवसादों का वहन करती हैं। ठीक है, अवसादों का वहन करती हैं। भैया इतना जब ये कटान होगा तो अवसाद तो आएंगे ही उसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि ये नदियाँ मुख्यतः निक्षेपण का कारण या फिर एजेंट हैं, कारक हैं। और अगर हम एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ये नदियाँ जो हैं वो सक्रिय रूप से अपर्दन और डिपोजिशन की एजेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये नदियाँ छिछला विसर्पण बनाती हैं। और अगर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में ये नदियाँ अनेक तीक्ष्ण और गोखुर झीलें बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ऑक्सबो लेक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये नदियाँ सामान्यतः नौगम्य नहीं है, मतलब इसमें नौकायन नहीं हो सकता सामान्यतः। इसमें अगर हम बात करें तो अधिकांश ये नदियाँ मैदानों में नौगम्य हैं, मतलब यहाँ पर जो नदियाँ हैं इसमें मैदानी क्षेत्र में जब ये नदियाँ आ जाती हैं तो इसमें नौकायन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये अधिकतर मौसमी नदियाँ होती हैं, जबकि ये कैसी हैं, चिरस्थायी हैं। भैया ग्लेशियर से पानी आ रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें पेनिनसुलर की रिवर्स की तो उसमें क्या हो रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरे साल तो नहीं बहेंगी, जबकि ये पूरे साल बहेंगी। इसके बाद अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट और पठार क्षेत्र में होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिकांश नदियाँ हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, जो हिमनद हैं, उससे निकलती हैं। पेनिनसुलर की रिवर्स की बात करें तो अधिकांश नदियाँ जीर्ण नदियाँ हैं। और इधर की बात करें एक्स्ट्रा पेनिनसुलर की तो अधिकांश नदियाँ परवर्ती तरुणावस्था में हैं, यानी कि अभी नई हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर है कि ये नदियाँ सरिता अपहरण नहीं करती। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नदी अपहरण एक सामान्य घटना है। तो ये जितने भी आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपको यहीं से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे हम बात करें तो इन नदियों का उपयोग जल बिजली संयंत्रों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो हीराकुंड, कोयना और नागार्जुन सागर, इन नदियों पर अनेक बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो भाखड़ा हो गया, टिहरी हो गया और सलाल परियोजना, ये सारी परियोजनाएं जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये नदियाँ डेल्टा जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और जो मुहाना है, ठीक है, जैसे नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, उसका मतलब एस्चुरी का निर्माण भी करती हैं ये और डेल्टा का निर्माण ही करती हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पेनिनसुलर की तो यहाँ पर एस्चुरी नहीं बनेगी। ठीक है, डेल्टा का निर्माण तो होगा बट एस्चुरी नहीं बनेगी। ठीक है, और विश्व का जो सुंदरवन डेल्टा है, ये मतलब गंगा का जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ से आपको सिंगल ऑप्शन वाला जो MCQ होता है वो आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इनका जलमार्ग आधार तल यानी कि बेस लेवल के करीब होता है। और इधर हम बात करें तो ये नदियां अपनी युवावस्था के अंतिम चरण में अपने पर्वतीय मार्ग में इनके द्वारा सरिता अपहरण किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो डिफरेंसेस को बता रहे हैं।
आपका जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उनकी एक तुलना है, ठीक है, कंपैरिजन है। सो इसके साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात यानी कि जो झरने हैं उनके बारे में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।